हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक करंट विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। करंट में आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि अमेरिकी सरकार के द्वारा वीज़ा को लेकर कुछ नियमों में परिवर्तन किए गए। ये परिवर्तन कुछ अलग अलग देशों के द्वारा कुछ वहाँ पर अपने विचार रखे गए। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदों, उद्योगपतियों के द्वारा भी वहाँ पर इन वीज़ा संबंधी नियमों में बदलाव के बाद अपने विचार रखे गए। ये जो विचार रखे गए हैं ये मूलतः कई बार एक विरोध है सरकार के विरुद्ध। वहाँ कह रहे हैं कि इस तरीके के जो वीज़ा नियमों में परिवर्तन आप कर रहे हैं वो अमेरिका को पीछे ले जाएंगे। जो ये वीज़ा नियम होते कैसे हैं, कितने प्रकार के वीज़ा होते हैं, किसको जारी किए जाते हैं, क्या अवधि होती है, इन सभी चीज़ों को लेकर एक क्वेश्चन बनता है। एक जानकारी वहाँ पर होती है कि यहाँ पर वीज़ा होता क्या है और वीज़ा जारी किसे किया जाता है और कितने प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ वीज़ा को लेकर पढ़ेंगे, वीज़ा के प्रकारों को समझेंगे और उसके अंतर्गत जो वीज़ा जारी किए जाते हैं उनका नाम क्या होता है और किस लिए जारी किए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर वीज़ा संबंधी सभी प्रक्रियाओं को समझते हैं। तो देखिए, जो वीज़ा होता है वो मुख्यतः दो तरीके का है। एक होता है अस्थायी वीज़ा और एक होता है स्थायी वीज़ा। अस्थायी वीज़ा ज़्यादा होते हैं और कई टाइप्स के होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए यहाँ पर आवंटित किए जाते हैं देशों के द्वारा। तो एक एक करके हम यहाँ पर अस्थायी वीज़ा को पढ़ेंगे और स्थायी वीज़ा जिसको हम ग्रीन कार्ड भी कहते हैं उसको भी यहाँ पर देखेंगे, वो किसे जारी किया जाता है और कब जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नियोक्ताओं अर्थात कंपनियों के द्वारा लोगों को जो जॉब दी जाती है उसको लेकर भी कुछ वीज़ा जारी किए जाते हैं। तो एक एक करके हम इन सभी वीज़ा को लेकर यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है अस्थायी वीज़ा के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, अस्थायी वीज़ा में सबसे पहला है B1 और B2। B1 या B2 जो वीज़ा है इसे हम पर्यटक या आगंतुक वीज़ा भी कहते हैं। अर्थात कई जगह सिर्फ इसे पर्यटक वीज़ा के नाम से भी जानते हैं और कई बार जो शब्दों और अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पर इसे प्रेजेंट किया जाता है उसे B1 या B2 वीज़ा कहते हैं। किसे जारी किया जाता है, जैसे कि पर्यटक के नाम से स्पष्ट है, इसके लिए वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जो अमेरिका में घूमने या किसी बिजनेस डील के लिए आ रहे हैं। B1 बिजनेस विजिटर वीज़ा थोड़े समय के लिए जारी किया जाता है। वहीं कुछ देशों के नागरिकों को यह छूट है कि वो 90 दिनों तक अमेरिका में बिना किसी वीज़ा के घूम सकते हैं। तो मूलतः यहाँ पर दो काम के लिए, या तो आप घूमने के लिए या फिर बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पर ये वीज़ा जारी किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर B1 जो है, B1 जो वीज़ा है वो मूलतः बिजनेस विजिटर्स के लिए होता है और थोड़े समय के लिए होगा। B2 वीज़ा जो होता है वो पर्यटकों के लिए यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ देशों को जो कि अमेरिका के साथ जिनके इस तरह के समझौते हुए होंगे उन देशों के साथ यहाँ पर अमेरिकी नागरिकों को अर्थात उन देशों के नागरिकों को यह छूट है कि वो 90 दिनों तक अमेरिका में बिना किसी वीज़ा के घूम सकते हैं। तो हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इन देशों का है, भारत को यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम भारतीयवासी हैं। तो मूलतः भारत के लिए यहाँ पर इस तरह कोई भी प्रावधान नहीं है। तो B1 बिजनेस ट्रिप के लिए घूमने के संदर्भ में जा रहे हैं और B2 यहाँ पर पर्यटन इत्यादि के लिए जारी किया जाता है और कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। B1 B2 के बाद आता है E1 और E2। E1 E2 संधि और निवेशक वीज़ा है। कैसा वीज़ा है? संधि है या फिर रिलेटेड निवेशक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आइए डिटेल से देख लेते हैं। निवेशक, व्यापारी और उनके कर्मचारी अमेरिका में अपने बिजनेस के सिलसिले में इस तरह के वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस वीज़ा के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है कि आपके देश की अमेरिका के साथ ट्रीटी होनी चाहिए, वरना आपका इस प्रकार का वीज़ा नहीं बनेगा। अर्थात कैसा वीज़ा? निवेशक अर्थात इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी वीज़ा है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो वीज़ा, कौन सा वीज़ा होता है? E1 या E2 के रिलेटेड कोई वीज़ा है तो यहाँ पर ये वीज़ा तब जारी किया जाएगा जब आपका और आपके देश का अर्थात भारत, ब्रिटेन, किसी भी देश के साथ कोई निवेश को लेकर समझौता किया गया होगा, कोई संधि की गई होगी और उसके तहत अगर आप अप्लाई करते हैं कि आपके देश में हमें निवेश करना है, तभी उस संदर्भ में आपको वीज़ा यहाँ पे जारी किया जाएगा। E1 या E2 वीज़ा जो मूलतः किसी भी देश के साथ अमेरिका ने संधि कर रखी है निवेश इत्यादि को लेकर, तो उनके नागरिकों को निवेशिक संबंधी ज़रूरतों के लिए ही ये वीज़ा आपको जारी किया जाएगा। उसके बाद आता है F1 M1 वीज़ा। ठीक है, F1 या M1 वीज़ा यहाँ पर क्या है? ये स्टूडेंट वीज़ा है, अर्थात जो भी यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको ये वीज़ा जारी किया जाएगा। यहाँ पर अमेरिकी कॉलेज में जो लोग पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए वीज़ा जारी किया जाएगा। वीज़ा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं।
पढ़ाई से संबंधित किसी ट्रेनिंग के लिए विदेश आना जाना है, ऐसी स्थिति में भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दो तरीके के, या तो आप पढ़ने जा रहे हैं तो भी ये वीज़ा आपको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको पढ़ने से संबंधित किसी क्षेत्र में ट्रेनिंग से रिलेटेड भी है तो भी आप वहाँ पर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर ये वीज़ा मिलेगा। तो वीज़ा का नाम स्टूडेंट वीज़ा है और इसे हम अल्फ़ाबेट में यहाँ पर F1 या M1 वीज़ा भी कहते हैं। इसके बाद आता है H1B वीज़ा, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर समस्या हुई है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक चर्चा का विषय रहा है। H1B वीज़ा एक व्यावसायिक वीज़ा है। यहाँ पर अमेरिकी सरकार के द्वारा H1B वीज़ा को प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर इसे बैचलर डिग्री रखने वाले प्रोफेशनल कर्मचारी गैर अप्रवासी इस वीज़ा के लिए आवेदन करने योग्य होते हैं। साथ ही यहाँ पर नियोक्ता यह बताए कि उन्हें फला पद के लिए इतनी सैलरी दी जाएगी। अर्थात सबसे पहली चीज़, H1 जो वीज़ा है किसको जारी किया जाएगा? प्रोफेशनल कर्मचारी को। प्रोफेशनल कर्मचारी का मतलब IT सेक्टर में आप काम करते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर्स हों, ऐसे लोगों को वहाँ पर प्रोफेशनल, जो पर्टिकुलर किस क्षेत्र में वहाँ पर विशेषज्ञ हों, तो ऐसे प्रोफेशनल कर्मचारियों को दिया जाएगा। उनके पास क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जिसने आपको वहाँ पर नियुक्त करने के लिए बुलाया है, अर्थात जिसने आपको जॉब दी होगी, वो जो आपको ये बताना पड़ेगा, उसके द्वारा ये बताना पड़ेगा कि आपको किस पद के लिए बुलाया गया है और आपको कितनी सैलरी वो दे रहा है। अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो क्लियर करता है तो ऐसे लोगों को यहाँ पर H1B वीज़ा जारी किया जाता है। एक तरह का व्यावसायिक वीज़ा है, प्रोफेशनल वीज़ा होता है, अर्थात काम करने के लिए होता है। ये 3 साल के लिए यहाँ पर जारी किया जाता है। इसके बाद एक और वीज़ा है जिसे हम कहते हैं J1 या Q1 वीज़ा। J1 या Q1 का वीज़ा को हम एक्सचेंज विजिटर वीज़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सचेंज विजिटर वीज़ा। इसका क्या मतलब होता है? इसके लिए वो लोग आवेदन कर सकते हैं जो अनुमोदित एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका आते हैं। इस श्रेणी में आमतौर पर शॉर्ट टर्म स्कॉलर, बिजनेस ट्रेनी, टीचर, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर, स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनल विजिटर, गवर्नमेंट विजिटर और कंपनी काउंसलर आते हैं। तो मूलतः यहाँ पर एक्सचेंज विजिटर वीज़ा होता है कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, अपनी कुछ चीज़ों को साझा करते हैं, सम्मेलन इत्यादि में भी आते हैं इस तरह के लोग, और क्या फिर किसी प्रकार की संगोष्ठी या किसी प्रकार का सम्मेलन इत्यादि हो रहा है तो वहाँ पर जैसे कि टीचरों से रिलेटेड, IT सेक्टर से रिलेटेड कोई विजिटर हो गया है, या सम्मेलन हो रहा है कि वहाँ पर किसी नई टेक्नोलॉजी को लेकर सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर जितने भी IT हैं अलग अलग देशों के वो लोग आ रहे हैं, या फिर पढ़ाई को लेकर कोई सम्मेलन हो रहा है तो वहाँ पर अलग अलग देशों से लोगों को बुलाया गया है तो वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो इस तरह के जो सम्मेलन इत्यादि, संगोष्ठी इत्यादि होते हैं तो वहाँ पर अपने थाट्स को, विचार को एक्सचेंज करने के लिए जो भी जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। और यहाँ पर कौन कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। जो स्कॉलर हैं, बिजनेस ट्रेडिंग लोग जा सकते हैं, इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, इंटरनेशनल विजिटर हैं, आपके गवर्नमेंट विजिटर हैं, कंपनी काउंसलर हैं, तो ये लोग आपको J1 या Q1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये एक्सचेंज विजिटर वीज़ा भी इसे हम कहते हैं। इसके होता है K1 फियांस ई वीज़ा। जो लोग मूलतः अमेरिकी नागरिकों के साथ जो शादी करते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है, उनको फियांस के रूप में वहाँ पर, तो फियांस वीज़ा इसे जारी किया जाता है। जो किसी अमेरिकी नागरिक, US नागरिक के साथ आप विवाह कर लेते हैं तो उन्हें ये इमिग्रेंट वीज़ा पाने योग्य हैं। एक चीज़ वहाँ क्लियर होनी चाहिए कि आपको शादी अगले 90 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए, तय हो चुका हो कि अगले 90 दिनों में आपकी शादी हो जाएगी। ऐसा अगर फिक्स हो चुका है और आप उनके फियांसे हैं, अमेरिकी नागरिक के फियांसे हैं, तो वहाँ पर आपको ये वीज़ा जारी किया जाएगा, K1 वीज़ा या फियांसे ई वीज़ा। इसके बाद आता है इसमें L1 या इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा। ये क्या होता है? यह आमतौर पर कार्यकारी प्रबंधक विशेषज्ञ लोग जिनके काम के स्थान को बदला जा रहा है अमेरिका में कहीं, अर्थात अमेरिका में कई सारे स्टेट है, कई सारे ज़िले हैं, और वहाँ पर मान लीजिए अमेरिका में एक स्थान से दूसरे स्थान किसी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये वीज़ा उनको दिया जाता है। कौन सा? इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा। अर्थात एक ही कंपनी के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं और वो कंपनी की कई सारी देश में ही शाखाएं हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आपको बुलाया गया कि हाँ वाशिंगटन DC में बुलाया गया और वहाँ पर आगे चलकर उन्होंने न्यूयॉर्क आपको ट्रांसफ़र कर दिया, तो वहाँ पर फिर आपको वो जो वीज़ा आपको मिलेगा उसे कहेंगे L1 वीज़ा या इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा। इसके अतिरिक्त है नेक्स्ट है O1 वीज़ा या असाधारण क्षमता कार्यकर्ता वीज़ा। ठीक है, असाधारण क्षमता के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको ये वीज़ा जारी किया जाता है, इसे हम O1 वीज़ा भी कहते हैं। वीज़ा इस श्रेणी को उन विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित रखा गया है जिनके पास किसी खास क्षेत्र में दक्षता होती है। इसमें एंटरटेनर, एथलीट, वैज्ञानिक, बिजनेस पर्सन शामिल होते हैं।
तो आप किसी क्षेत्र में बहुत कह सकते हैं माहिर हैं, बहुत ज़्यादा आप ख्याति प्राप्त हैं और विश्व में और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपका योगदान बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों को, असाधारण ऐसे क्षमता के व्यक्तियों को ये वीज़ा जारी किया जाता है O1। तो यहाँ पर किसको किसको जारी किया है? एंटरटेनर हो सकते हैं, एथलीट, वैज्ञानिक और बिजनेस पर्सन। इसके बाद आता है P1 आर्टिस्ट एवं एथलीट वीज़ा। इस तरह के वीज़ा की श्रेणी में एथलीट, आर्टिस्ट और एंटरटेनर आते हैं। तो एक अलग से भी आता है, यहाँ पर भी असाधारण क्षमता के साथ भी, और P1 आर्टिस्ट एवं एथलीट के लिए अलग से भी वहाँ पर जारी किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप असाधारण हो, आप अगर सामान्य एंटरटेनर हो, सामान्य एथलीट भी हों और सामान्य यहाँ पर आपके आर्टिस्ट हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर ख्याति प्राप्त भी नहीं, लेकिन यहाँ पर वो श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको P1 के अंतर्गत वहाँ पर आपको वीज़ा जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आता है R1 रिलीजियस वर्कर वीज़ा। कौन सा? R1 रिलीजियस वर्कर वीज़ा। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, रिलीजियस वर्कर को यहाँ पर ये वीज़ा प्रदान किया जाएगा। तो नियम व शर्तों के मुताबिक रिलीजियस वर्कर्स R1 वीज़ा पाने के हकदार होते हैं, उनको ये जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आता है TC एंड TN नाफ्टा और US कनाडा के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वीज़ा। तो यहाँ पर TC एंड TN नाफ्टा और US कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वीज़ा। तो मूलतः नाफ्टा अब समाप्त हो चुका है, उसके पहले ये वीज़ा वहाँ पर जारी किए जाते थे। तो नाफ्टा के अंतर्गत जो भी लोगों आना जाना होता था, जैसे यह वीज़ा किसी एक विशेष तरह की श्रेणी में जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मैक्सिको और कनाडा के लोगों को शामिल किया गया था। तो मूलतः किसको किसको जारी किया जाता था? नाफ्टा के तहत अमेरिका और मैक्सिको के नागरिकों को ही यहाँ पर ये वीज़ा फ्री ट्रेड यहाँ पर व्यापार से संबंधित होता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वीज़ा जारी किया जाता था। तो नाफ्टा अब समाप्त हो चुका है, इसलिए इसका भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़े वो थे आपके अस्थायी वीज़ा। अस्थायी वीज़ा वहाँ पर उनको प्रदान किए जाते हैं। अब आता है एक स्थायी वीज़ा, या इसको हम कहते हैं ग्रीन कार्ड। ठीक है, ग्रीन कार्ड क्या होता है? परिवार प्रायोजित आवर्जन वीज़ा। इसमें क्या है? अमेरिकी नागरिक जीवन साथी, माता पिता, बच्चों, भाई बहन के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। वो स्थायी निवासी पत्नियों और बच्चों के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तो मूलतः कोई भी जो नागरिक है, अमेरिकी नागरिक है और उसने किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली है, तो वहाँ पर उसके लिए उन लोगों को स्थायी रूप से अमेरिका में निवास करने के लिए, वो चाहे उनकी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हों, माता पिता हों, उनके लिए वो ग्रीन कार्ड के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये वही लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक अमेरिकी नागरिक के साथ वहाँ पर जुड़ चुके हैं या शादी वादी हो चुकी है। ऐसे लोग वहाँ पर उनके जो पार्टनर होते हैं, माता पिता, अन्य बच्चे के लिए वहाँ पर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अमेरिकी नागरिक के जीवन साथी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, जो स्थायी निवासी पत्नियों और बच्चों के लिए भी। इसके बाद आती है तीसरी, हमने बात की थी कि यहाँ पर अस्थायी और स्थायी तो होता ही होता है, लेकिन साथ साथ हमने देखा है कि कई सारी जो नियोक्ता कंपनी होती हैं, अर्थात जो आपको जॉब ऑफ़र करती हैं दूसरे देश के नागरिकों को, उनके द्वारा जॉब अमेरिका में बुलाते हैं और वहाँ पे जॉब देते हैं, अपनी कंपनी में वहाँ पर हायर करते हैं। तो वहाँ पर जो वीज़ा जारी किया था वो भी कई अलग अलग तरीके के वीज़ा होते हैं आपके काम करने की अवधि को लेकर। तो कार्य के आधार पर जो वीज़ा जारी किए जाते हैं उनको लेकर देखते हैं। एक होता है EB1। ठीक है, EB1 असाधारण क्षमता रखने वाले विदेशी नागरिक, बेहतर प्रोफेसर, शोधकर्ता, बहुराष्ट्रीय प्राधिकारी और प्रबंधक। इसके लिए सभी स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए लेबर सर्टिफिकेट प्रोसेस से गुजरने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये किन किन लोगों के लिए E1 वीज़ा जारी किया जाएगा? एक तो स्थायी नागरिकों के लिए जारी किया जाएगा, इसके लिए सभी स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं। कौन? सिर्फ स्थायी निवासी वहाँ पर आवेदन कर सकता है। और किसके लिए आवेदन कर सकते हैं? किसी भी नागरिक, बेहतर प्रोफेसर, विदेशी नागरिक के लिए, बेहतर प्रोफेसर के लिए, शोधकर्ता और बहुराष्ट्रीय प्राधिकारियों और प्रबंधकों के लिए, जहां उस अर्थात अमेरिका का स्थायी निवासी ही इन लोगों के लिए वहां पर वो आवेदन कर सकता है कि मुझे इनको हायर करना है, बुलाना है। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा ये वीज़ा आपको E1 वीज़ा के लिए वो दायर करेगा। इसी तरह से एक और है, दूसरा है EB2 बेहतरीन डिग्री वाले श्रमिक और वो लोग जिनके पास विज्ञान, कला और बिजनेस क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल कर रखते हैं। किस किस क्षेत्र में? विज्ञान, कला और बिजनेस में। कैसे लोग होंगे? बेहतरीन डिग्री रखने वाले श्रमिक। तो यहाँ पर श्रमिकों के लिए जो वीज़ा जारी किया था वो EB2 से, और ये श्रमिक आपके बिजनेस, विज्ञान और कला क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए। इस श्रेणी के अंतर्गत जो बाकी बातें कही गई कि इस श्रेणी के अंतर्गत वीज़ा का आवेदन करने वाले लोगों के पास जॉब ऑफर होना चाहिए।
तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको जॉब ऑफ़र आया है और किस कंपनी से आया है, क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पर आपको जॉब ऑफ़र दिखाना पड़ेगा। इस वीज़ा को आवेदन करें, किस वीज़ा को लेकर, EB-2। अगर EB-2 वीज़ा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जॉब ऑफ़र जो लेटर है वो दिखाना पड़ेगा और नियोक्ता को श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा कि आप श्रम करते रहें, इसके जो प्रमाण होगा उस प्रक्रिया को आपको पूरा करना होगा। आपको श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा करना होगा ताकि वीज़ा धारक यह प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर पाए कि वो अमेरिकी श्रमिक के अलावा कहीं दूसरी जगह नौकरी तो नहीं ले जा रहा है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं तो है कि अमेरिकी नागरिक आपको किसी अन्य चीज़ों के लिए वहाँ पर ले जा रहा है, तो आपको ये दिखाना होगा कि आप किस क्षेत्र के श्रमिक हैं, तो वहाँ पर वो काम करके दिखाना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में कि आपको वो बुला रहे हैं कि आप आर्टिस्ट हैं और वहाँ पर आपको किसी अन्य काम के लिए बुला रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों से वहाँ पर बचने के लिए वहाँ पर जांच भी होती है एक तरीके से। तो आपको क्या करना होता है, किसको जारी किया जाएगा, EB-2 वीज़ा श्रमिकों को, किस क्षेत्र के श्रमिकों को, विज्ञान, कला और बिजनेस के श्रमिकों को। जब ये श्रमिक ऑफ़र आपको इस वीज़ा के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब ऑफ़र लेटर दिखाना पड़ेगा और साथ ही साथ आप जो काम करते हैं उसका प्रमाण वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपको जो नियोक्ता बुला रहा है वो कोई अन्य काम तो नहीं कराने जा रहा है, तो उससे ये भी चीज़ों को स्पष्ट करना है। इसके बाद आता है EB-3। EB-3 किसके लिए है, कुशल श्रमिक और पेशेवरों के लिए। ये सभी प्रकार के बस कर्मचारियों के लिए ही ऑफ़र किए जाते हैं। कुशल श्रमिक और पेशेवर, इस श्रेणी के तहत आने वाले पेशेवर के पास आमतौर पर नौकरी का एक ऑफ़र होता है और नियोक्ता सामान्यतः श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रिया को भी पूरा करता है। तो ये भी किसी प्रकार के कुशल श्रमिकों को बुलाने के लिए एक प्रक्रिया है और यहाँ पर भी आपको श्रम प्रमाणीकरण करना होता है और इसमें भी आपके नियोक्ता के द्वारा इसे बुलाया जाता है। इसके बाद आता है EB-4 रिलीजियस वर्कर के लिए स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा। तो यहाँ पर धार्मिक कार्यों और क्षेत्रों से जुड़े मंत्री लोग इस तरह के वीज़ा पाने के हकदार होते हैं। तो जो धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयगण होते हैं, मंत्री होते हैं या आपके वो क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये आपको वीज़ा जारी किया जाता है। कैसा वीज़ा, EB-4 किससे रिलेटेड है, रिलीजियस वर्कर्स के लिए है। इसके बाद आता है EB-5 इन्वेस्टमेंट रोजगार सृजन बीमा वीज़ा। कौन सा है, इन्वेस्टर रोजगार सृजन बीमा वीज़ा जो है EB-5 के लिए है। किसको कैसे जारी करते हैं वो देख लेते हैं। ये वीज़ा ऐसे विदेशी निवेशकों के लिए जारी किए जाते हैं जो नए उद्यम शुरू कम से कम 10 लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने का वादा करते हैं। कितने लोगों का, 10। तो ये उन लोगों को जारी किया है जो इस चीज़ का वादा करते हैं कि मैं कम से कम 10 लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने जा रहा हूँ। 1990 के आव्रजन अधिनियम के तहत अमेरिकी निम्न सदन कांग्रेस ने अमेरिकी निम्न सदन कांग्रेस ने हर साल 10,000 ऐसे वीज़ा जारी करने का फैसला किया जो ऐसे विदेशी निवेशकों के लिए होगा जो नए उद्यम शुरू करेंगे और कम से कम 10 लोगों के लिए रोजगार का सृजन करेंगे। तो मूलतः 1990 में जो अमेरिका के निम्न सदन थी, उन्होंने हर साल जो होते हैं 10,000 ऐसे वीज़ा जारी करने का निर्णय लिया और उन लोगों को जारी किया जाएगा जो ये कहते हैं कि वो कम से कम 10 लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करेंगे। तो ऐसे लोगों को जो रोजगार या कह सकते हैं कि वीज़ा जारी किया जाता है उसे हम कहते हैं EB-5 इन्वेस्टर रोजगार सृजन वीज़ा। तो हमने यहाँ पर नियोक्ता के आधार पर जारी किए जाने वाले वीज़ा, अस्थायी वीज़ा और स्थायी वीज़ा को देख लिया और इसके आधार पर भी यहाँ पर चर्चा। एक और वीज़ा है जिसको हम H-4 वीज़ा कहते हैं। H-4 वीज़ा जो होता है H-1B वीज़ा, अर्थात व्यवसायिक कर्मचारियों को जो ऑफ़र किए जाते हैं उनकी पत्नियों को वहाँ पर अपने साथ रखने के लिए उनको H-4 वीज़ा भी जारी किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आज हमने वीज़ा से संबंधित सभी प्रावधानों को पढ़ा और वो उसके संबंधित टॉपिक्स को देखा। इससे रिलेटेड ही क्योंकि हाल फिलहाल चर्चा का एक विषय भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर सभी प्रकार के वीज़ा को हमने यहाँ पर देख लिया है। आई होप अगर आपको यहाँ पर ये आप वीडियो, इसलिए मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, इसको आप एक बार 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। सम टाइम आपको हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मेंस में, जैसे कि आपको भारत और अमेरिका के संबंधों में H-1B वीज़ा का एक मुद्दा बनता रहता है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने उसको भी डिस्कस किया। और वीज़ा क्या होता है कि हर एक व्यक्ति वीज़ा के लिए अप्लाई ज़रूर करता है वहाँ पर, और वीज़ा क्या क्या किस किस चीज़ के लिए और कितने तरीके के होते हैं समटाइम यहाँ पर आपको नहीं पता होता है। तो एक सामान्य जानकारी के तौर पे भी यह जानकारी होनी चाहिए। तो वहाँ पर एज ए स्टूडेंट होना है या फिर एज ए बिज़नेस होना है, कई तरीके के जो वीज़ा हमने यहाँ पर देखे हैं, स्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है। तो आज के लिए हम यहाँ पर इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करेंगे, यहाँ पर वीज़ा संबंधी प्रावधानों को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी
नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ हम नए विषयों को लेकर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।